हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी जियोग्राफी की एक नई क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वायु। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वायु, जो कि क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि पृथ्वी पे जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें कौन कौन सी गैसें का सम्मिश्रण किया गया है। तो नाइट्रोजन 78% है, इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिएगा। ऑक्सीजन 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पृथ्वी के लिए, इसलिए इसको भी याद कर लीजिएगा, 0.03% है। ठीक है। उसके बाद दिया गया था क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर ही रोक देती है और ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका काम क्या है कि ये चारों ओर एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी, पृथ्वी के चारों ओर फैल जाती है, और फिर जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है उसको आने तो देती है लेकिन वापस जाने नहीं देती, आने तो देती है लेकिन वापस जाने नहीं देती। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हम यहाँ पे रहने लायक हो पाए हैं, हम यहाँ पे रह पा रहे हैं। इसका कारण केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि इसकी वजह से वायुमंडल में जो हुआ गर्मी पैदा हुई और हमारे रहने लायक एटमॉस्फेयर बना। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो क्या होता कि हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से बर्फ़ से ढकी होती, जैसे कि आइस एज में थी वैसे ही होता। इसीलिए इसमें कहा गया है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव था। किंतु जब कारखाना कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है और इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लेकिन इसका एक अच्छा है तो एक एडवांटेज है, तो एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे ऊष्मा और आ रही हैं और नहीं जा पा रही हैं। कुछ को तो जाने देती हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, वैसे वैसे ऊष्मा को और नहीं जाने दे रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और तापमान बढ़ता है तो क्या होता है कि इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इससे क्या होता है कि ग्लेशियर्स पिघलने की संभावना है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश जमी हुई बर्फ पिघल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसका कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। तो यही इसमें बताया गया है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी के लिए एक अपमान है, एक मतलब कि एक एडवांटेज इसका है और एक डिसएडवांटेज भी है। आगे देखते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि गर्म हवा ऊपर क्यों उठती है। तो जब गर्म हवा होती है वो पतली होती है। गर्म हवा जब हवा गर्म होती है तो वो पतली हो जाती है। पतली हो जाती है तो वो क्या होता है कि ठंडी भी हो जाती है। पतली हो जाती है तो क्या हो जाता है, ऊपर उठती है पतली चीज़ें ऊपर। तो जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु क्या होती है, सघन होती है, भारी होती है, और ये इसलिए इसमें नीचे रखने की प्रवृत्ति होती है। मतलब गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे होती है, इसलिए जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे होती है। वायुमंडल की संरचना। हमारी वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हैं। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। देख लीजिए इसका फिगर। ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल, ये मध्यमंडल और बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। इसमें एक और फिगर है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो और मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में देख लेते हैं। यह पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। तो जो हमारे ऑक्सीजन है वह क्षोभ मंडल से ही हम इसी से सांस लेते हैं, इसी में है वो। मौसम से संबंधित सारी घटनाएं, चाहे वर्षा हो गई, चाहे ओलावृष्टि हो गई, चाहे कोहरा हो गया, चाहे ओलावृष्टि हो गई, ये सब कहाँ है? क्षोभ मंडल में ही होती हैं। यही एक प्रश्न बनता है कि क्षोभ मंडल में ही जो मौसम संबंधी सारी दशाएं होती हैं यहीं होती हैं। समताप मंडल में क्या प्रश्न बनता है? क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और यह परत बादलों या मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। तो यह परत क्या होता है? मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए जो एयरप्लेन्स उड़ते हैं ये यहीं उड़ते हैं, एयरप्लेन्स यहीं उड़ते हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो और दूसरा प्रश्न इसमें क्या होता है? पहला प्रश्न कि जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं ये, क्योंकि मौसम संबंधी दशाएँ यहाँ नहीं होती, घटनाएँ यहाँ नहीं होती। दूसरा, ओजोन गैस समताप मंडल में ही पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसेस अल्ट्रावायलेट रेज को
रक्षा करती है, वो आने नहीं देती है। मध्यमंडल क्या है? तीसरा है परत। वायुमंडल की तीसरी परत है, समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, 50 से 80 किलोमीटर। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो इसका मुख्य क्या पूछा जाता है कि जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड है वो यहीं जल जाते हैं मध्यमंडल में। उसके बाद बाह्य वायुमंडल आता है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है और आयन मंडल इस परत का ही एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। तो इसमें प्रश्न क्या बनता है कि बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल में क्या उपयोगी चीज़ें होती हैं? तो रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है और जो पृथ्वी में प्रसारित रेडियो तरंग है इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी में परावर्तित कर दी जाती हैं। तो यही होता है इसका काम। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो बहिर्मंडल क्या होता है? सबसे ऊपरी परत होता है और वायु की सबसे पतली परत यहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग प्राप्त करता है। तो पृथ्वी जो है वह सूर्य की ऊर्जा का केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करता है। मतलब 2 अरब मान लीजिए ऊर्जा निकल रही तो उसका एक भाग ही पृथ्वी प्राप्त करता है। पृथ्वी जो है सूर्य की ऊर्जा का केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करता है। आगे है, आतपन किसे कहते हैं? आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को आतपन कहा जाता है। पहली बात, आतपन किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है, सूर्य का जो ताप होता है उसी आतपन कहते हैं। और आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। मतलब कहाँ ठंडा होगा मौसम, कहाँ गर्म होगा, उसका एक महत्वपूर्ण कारक आतपन होता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। तो आतपन किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है और यहीं रह जाता है, वो ऊर्जा गर्मी यहीं रह जाती है, उसे ही आतपन कहा जाता है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। तो सीधी सी बात है कि आतपन भूमध्य रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक ज़्यादा रहती है और उसके बाद तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए तापमान ऊपर की ओर घटता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तापमान को हम किस में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? सेल्सियस एंडर्स ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री पर उबलता है। सेल्सियस पैमाने में जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं है? तो वायुदाब क्या होता है? पहला एक और भी प्रश्न बन जाता है। तो वायु जो हमारे ऊपर दाब लगाती है वह वायुदाब कहलाता है। वायु हमारे ऊपर दबाव लगाती है, हमारे ऊपर असर क्यों नहीं होता? यह भी एक प्रश्न बनता है कि वायु अगर दबाव लगा रही है, जैसे कि जब बहुत तेज़ आंधी आती है तो हमें उड़ने का महसूस वो होता है ना कि हमें पीछे से धक्का लग रहा है, यही वायुदाब हो गया। तो इसका हमें प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? तो इसका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता, ग्रेविटी के कारण। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है हमारी पृथ्वी पे, उसके कारण ही वायुदाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो वायुदाब लगाती है वही वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की जाने पर दाब तेज़ी से गिरने लगता है और वायुमंडल में हम ऊपर की ओर अगर जाएंगे तो दाब तेज़ी से गिरने लगता है और नीचे की ओर जाएंगे तो दाब बहुत तेज़ी से बढ़ता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। समुद्र स्तर पे जो होता है, सी लेवल पे वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई की ओर जाने पर यह घटता है। और ऊंचाई की ओर जाने पर यह घटता है, इसको नोट कर लीजिएगा। वायुदाब ऊंचाई की ओर जाने पे घटता है। पवन, पवन क्या है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की वायु को गति कहते हैं। पवन की मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पवन को हम 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। स्थायी पवनें होती हैं जो किसी एक विशेष स्थान पर बहती हैं, वो स्थायी पवनें होती हैं। जो वर्ष भर लगातार निश्चित रूप से बहती हैं। स्थानीय की जगह स्थायी पढ़ लिया। स्थायी पवनें होती हैं। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवन स्थायी पवन होती है। मतलब जो व्यापारिक पश्चिमी पवन चलती है और व्यापारिक पूर्वी पवन चलती है वही स्थायी पवन होती है और वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, इस कारण इसे स्थायी पवनें कहते हैं। मौसमी पवनें क्या होती हैं? ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी अपनी दिशा बदलती रहती हैं। जैसे कि भारत में मानसूनी पवनें हैं, जो ये मानसून आने पे अपनी दिशा बदल लेती हैं ना, तो इसलिए इसको मौसमी पवनें कहते हैं। समय समय पर दिशा बदलती हैं। स्थानीय पवनें क्या कहते हैं? यही स्थायी को स्थानीय पढ़ लिया था। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय पर चलती हैं। जैसे कि स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपका भारत के लिए उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। तो इसमें जैसे कि लू हो गया, ये एक स्थानीय पवन है। गर्मी के समयों में जो गर्म और शुष्क स्थानीय पवन चलती है उत्तर भारत में, वो क्या है? लू है और ये स्थानीय पवनें का उदाहरण है। और मौसमी पवनें का उदाहरण मानसूनी पवनें हैं।
और स्थायी पौने के उदाहरण जो व्यापारिक पश्चिमी हवाएं चलती हैं वो है। आर्द्रता क्या होती है? वायु में किसी भी समय जो जल वाष्प की मात्रा होती है, मतलब वायु में जल की उपस्थिति जो होती है वही आर्द्रता कहलाती है। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है, और जब जल वाष्प जब इवेपोरेशन होता है तो ये ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है तो जब ठंडा होता है तो ये भारी होना शुरू हो जाता है और जल वाष्प संघनित कंडेंसेशन होने लगता है। कंडेंसेशन कैसे होता है कि जो वाष्प पानी बदलने लगता है वही कंडेंसेशन होता है। जैसे कि गर्म रोटी को आप ढाँक दीजिए और ढाँकने के बाद जब आप प्लेट को खोलेंगे कुछ समय बाद तो आपको पता चलेगा आप उस थाली के ऊपर क्या है, पानी रहता है। वही है, वाष्प संघनित होकर पानी बन जाता है और जल की बूंदें बन जाती हैं। बादल इन्हीं जल की बूंदों का ही एक समूह है। बादल में क्या होता है, यही जल की बूंदें होती हैं, और ये जल की बूंदें जब भारी हो जाती हैं तो वर्षा के रूप में गिर जाती हैं। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। देख लेते हैं। संवहनी वर्षा क्या होती है? पर्वतीय वर्षा जो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। चक्रवाती वर्षा जब चक्रवात के साथ वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा। संवहनी वर्षा जो मानसून के कारण होती है वर्षा, वो संवहनी वर्षा होती है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी PDF वहीं मिलती हैं। साथ ही जो कुछ भी नई जानकारियाँ हमारे भारत जगत में शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से जॉब से संबंधित चलती रहती हैं, वह भी आपको तुरंत ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। चलिए फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।